अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि जिस जो एसिडिटी को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। और वो है ऑर्बिटल्स। लास्ट टाइम जब लेक्चर मैंने लिया था तो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था कि ऑर्बिटल्स मतलब कि जब कार्बन जो जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है और जिस ऑक्सीजन के से हाइड्रोजन ने आयोनाइज होना है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वो जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस को जो है वो स्टेबलाइज करने में, क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस बनता है आप सबको पता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और जितना ज़्यादा वो जो कॉन्जुगेट बेस है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्टेबलाइज करे उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उस पर्टिकुलर एसिड की ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है ऑर्बिटल्स वाला रोल जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी भी एसिड के अंदर है वो उतने ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। उसी तरह से जब किसी भी जो एटम जो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन एटम अटैच है उसमें जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा और इन रिटर्न उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हायर द एस कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड टू हाइड्रोजन, द मतलब कि बॉन्ड टू हाइड्रोजन, और वो तो सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सब। तो उसमें हम अल्कोहल फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो फर्दर किस एटम के साथ अटैच है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जिस हाइड्रोजन ने रिमूव होना है वो एसिडिक है ना, तो वो कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, या अगर हम ऑर्बिटल की बात यहाँ करें तो वो किस एटम के साथ अटैच है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे इस एग्जांपल में ये रेड प्रोटॉन्स हैं और इनको आपने रिमूव करना है। तो अगर आपके पास वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, या वो एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच है, तो उसकी जो पी की वैल्यू देखें वो सबसे ज्यादा जो है वो उस वाले एटम से आसानी से रिमूव हो रहा है या आयोनाइज हो रहा है जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। उसकी वजह ये होती है कि जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ एक आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो जो जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। उसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर है वो न्यूक्लियस के उतने करीब है और उतना ही ज्यादा वो उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से वो उतना ही ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा। तो उसी तरह से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। So the greater the s character of the hybrid orbital, the more stable the negative charge will be. Increasing the s character of an orbital has a similar effect as that of increasing electronegativity and adding electron withdrawing groups। ठीक है, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बताया भी है, it brings the negative charge closer to the positively charged nucleus, which according to Coulomb's law के a favorable interaction के जिसमें opposite charges एक दूसरे को attract करती हैं। So as we go from alkane to alkene and then to alkyne, जो है the stability जो है वो of the negative charge increases. So alkynes की जो acidic strength है वो remarkably acidic है as compared to alkanes, जिसका हम आइडिया उसकी पीके वैल्यू से भी लगा सकते हैं कि अल्काइन के केस में अराउंड अबाउट आपके पास 26 है, 44 है, और अल्केन के केस में आपके पास वो 50 है। तो जितनी ज़्यादा पीके की वैल्यू है उतना ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया भी है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे एस कैरेक्टर मतलब इस कार्बन में एस कैरेक्टर ज्यादा था, जो इसका यानी जिसके अंदर ये लोन पेयर अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है तो वो उतना ही sp ऑर्बिटल में होगा, तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में वो जो नेगेटिव चार्ज है वो sp2 ऑर्बिटल में होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में कम है। नेक्स्ट केस में जो लोन पेयर है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो वो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसी तरह हम ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है कि sp3 में जो है आपके पास जो एस करेक्टर है वो इतने परसेंट है, sp2 में इतना है, sp में इतना है, और ये ऑलरेडी जो है वो आप इस बारे में जानते भी हैं। तो जिसकी वजह से ये सारी एक्सप्लेनेशन जो हमने लास्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कस की हैं वो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की गई हैं।
अगर आप इसको एक रिएक्शन की फॉर्म में अब देखें कि आपके पास अल्काइन है, अल्कीन है और एन है, उसकी आपने आयनाइजेशन को देखें तो जो उसके कॉन्जुगेट बेसिस हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि अल्काइन के केस में यानी वो मोस्ट स्टेबल है और अल्कीन के केस में वो लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। ये जो एग्जाम्पल है इससे मिलती जुलती, या आई थिंक यही वाली एग्जाम्पल इस साल जो पार्ट 1 के अभी एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये आई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसका आंसर है कि एक आपके पास ब्यूटानोइक एसिड है, ब्यूटिनोइक एसिड है और ब्यूटाइनोइक एसिड है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो इसमें सिर्फ एक ही फर्क है और वो ये है कि यहाँ पे जो कार्बन अटैच है एंड पे टर्मिनल पोजीशन पे उनकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, जिसकी वजह से यहाँ देखें जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है उसकी pK वैल्यू सबसे कम है, और जिसकी ये उसके दो नाम लिखे हैं कि 3 ब्यूटानोइक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं और इसको इथाइल एसिटिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, इसको विनाइल एसिटिक एसिड और इसे ब्यूटारिक एसिड भी कहते हैं। तो इसका जो जवाब है वो आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देंगे और उसमें आप ये बताएंगे कि इसमें यहाँ पे एस कैरेक्टर है, तो जाहिर है वो उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ जाहिर है वो अट्रैक्ट करेगा और उसको जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से एज कम्पेयर टू दिस और दिस उसकी जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे ये ऑलरेडी भी पास पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है और इस साल भी ये आया है, और इसका जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड की उसके मुकाबले में साइक्लोहेक्सेन में, और अगर हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। सो इसी तरह आपके पास वही रिपीट ये कुछ ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये वो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो पास पेपर में आए हुए हैं, तो उनको ज़रा यहाँ पे डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 ब्यूटिनोइक एसिड है और 3 ब्यूटाइनोइक एसिड है। तो जो ब्यूटाइनोइक एसिड है उसमें जो है वो एस कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है उसकी एसिडिटी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है। इसी तरह जो है वो एसिडिटी ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो वाटर है, उसमें उसका कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोक्सल है, अल्काइन है, अमोनिया है, ये मतलब डिफरेंट जो है वो उसके कॉन्जुगेट बेस के लिहाज से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बताया गया है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, अल्काइन की उसकी इसके मुकाबले में कम है क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जो है वो है ही, लेकिन जो है उसके मुकाबले में कम है, बेसिसिटी उसकी ज़्यादा होती है, अनस्टेबल है तो उसकी वजह से उसकी एसिड स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती, और यहाँ पे सिंपल अल्केन्स और अल्कीन अल्काइन का वो बताया गया है। जो है वो हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास यहाँ पे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन्स इन रेड। ये रेड में प्रोटॉन है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपने डिस्कस करनी है। आप देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना मतलब जब ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और वो स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, कोई अनचार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो है वो यहाँ पे इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उस मतलब नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी अगर आप उसकी बेसिस पे देखें तो यहाँ पे sp है, यहाँ से रिमूव करना आसान है और कॉन्जुगेट बेस न्यूट्रल बनेगा। यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे आप इसका आंसर बता सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन की यहाँ और यहाँ जो है वो बता सकते हो, और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की में कि इन दोनों में से ज़्यादा एसिडिक जो है वो कौन है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो रिपीट हो रही हैं, ये क्लेजन बुक से मैंने ली हुई हैं कि मतलब आपके पास डिफरेंट तरह के मतलब अल्कोहल्स हैं जिसमें आपके पास डबल ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड है। इस तरह की एग्जांपल पीछे भी रिपीट हो चुकी है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन किया गया है। सो अगर हम समराइज करें अब तक के जितने पॉइंट हमने पढ़े हैं कि द मोर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस इज द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। ठीक है, ways to stabilize A negative include having the charge on an electronegative element,
delocalizing the negative charge over other carbon atoms, or even better, over more electronegative, spreading out the charge over electron withdrawing groups by the polarization of sigma bonds, or having the negative charge in an orbital with more s character, or या becoming aromatic. तो किस तरह से जो है वो स्टेबलाइज हो सकता है आपका कॉन्जुगेट बेस, के जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसी ऐसे ऑर्बिटल में हो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा हो, या वो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा हो, या जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में स्प्रेड हो रहा हो वाया इंडक्टिव इफेक्ट या वाया रेजोनेंस इफेक्ट, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर चार्ज हो, या जो है वो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हम समराइज हमने किए कि वो आपके पास किस तरह से उस एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा सकते हैं बाय स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस। एक और फैक्टर जिसका लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में भी जिक्र किया था, और वो ये था ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें अगर आप उसके किसी भी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स यानी को कंपेयर करें, तो यानी ऑर्थो मेटा और पैरा आइसोमर्स का कंपैरिजन करें, तो इस इफेक्ट की वजह से जो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसकी कंपैरेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। उसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये है कि व्हेन एनी ग्रुप इन इज प्रेजेंट एट ऑर्थो to the carboxylic group in the substituted benzoic acid, then the acidic character of that compound becomes at least more than the benzoic acid। कि अगर आपके पास कोई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है, तो उस वाले कंपाउंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे वो विदड्रॉइंग हो, एटलीस्ट बेंजोइक एसिड के मुकाबले में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होती है। और जनरली ये ट्रेंड भी देखा गया है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं अपने मेटा और पैरा आइसोमर्स से। ऑर्थो इफेक्ट क्या है कि ऑर्थो पर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस यानी रिपल्शन करता है, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस रेजोनेंस में नहीं रहता इस रिंग के साथ। और इस रिंग की रेजोनेंस में अगर आपने खाली एक सिंपल बेंजोइक एसिड में देखा था, तो वो जो रिंग था और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही थी, वो इफेक्ट कम हो जाता है। तो जब ये आउट रिपल्शन होती है और आपने स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से ये जो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट है मतलब ऑर्थो इफेक्ट ये होता है कि ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस का फिनोमेना शो करता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। रिंग के साथ वो जो डीलोकलाइजेशन वाली इन्वॉल्वमेंट थी वो कम हो जाती है, बल्कि खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन जो है वो ईजी हो जाती है। और अगर आप ये सोचेंगे कि यार फिनोल के केस में भी तो हो सकता है, लेकिन चूंकि OH का जो साइज है हाइड्रोक्सल का वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें इसलिए ये फेनोमेना जो है इतना प्रोनाउंस्ड नहीं है। So the ortho effect is large for the nitrobenzoic acids, which show nearly a 20-fold increases acidity, roughly an 8-fold factor for the halobenzoic acids, and a 2 to 3-fold increase for methyl and cyano सो ये डिफरेंस अब ये हम आगे चल के टेबल में देखते हैं कि जैसे जैसे ऑर्थो पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बल्कि होता जाएगा, उतना ही ज्यादा जो है वो ऑर्थो इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब सिर्फ एक ये वजह नहीं है कि ऑर्थो वाले जो सब आइसोमर है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ही बढ़ रही है, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें तो नेट रिजल्ट ही मिलता है, उसमें आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल होगा, रेजोनेंस भी होगी, उसमें कॉन्जुगेट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसी तरीके की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरो के डेरिवेटिव्स देखें तो आप ये देखिए कि ऑर्थो वाला जो है वो हेलोजिन जो है वो, और एक तो खैर इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा इन दोनों के केस में, इसमें आपके पास ऑर्थो इफेक्ट भी आ जाएगा, तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें मिथाइल को आप देखें, हालांकि मिथाइल जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहा है और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी आपके पास ज्यादा हो जाती है। और नाइट्रो की तो बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसके पीछे आपको पता ही है कि वो जो नाइट्रो का जो है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो भी जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके पास एक चार्ट है, एक टेबल है जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं
और आप ये देखें कि उनके ऑर्थो की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको दिखाई गई है कि वो कंपैरेटिवली जो है वो मेटा और पैरा से ज़्यादा है, तो उसके पीछे जो है वो यही स्टीरिक हिंड्रेंस की रीज़न है। सो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्थो टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, the steric hindrances forces the carboxylic group to twist out of the plane of the benzene ring, and this inhibits the resonance of the carboxyl group with the phenyl ring, which increases the acidity of the carboxylic group, which was otherwise reduced due to destabilizing cross conjugation. So, in fact, this destabilizing cross conjugation is responsible as the one of the reason for decreased acidity of benzoic acid as compared to फॉर्मिक एसिड, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि ये क्या वजह है कि बेंजोइक एसिड ये की एसिड स्ट्रेंथ जो है वो फॉर्मिक एसिड से कम है, कि और वो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी देखे थे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है यहाँ पे, वो उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अगर ऑर्थो पर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जब ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, इन प्लेनारिटी में नहीं रहेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये उधर को डीलोकलाइज नहीं करेगा कार्बोनाइल की तरफ। जब डीलोकलाइज नहीं करेगा तो उसकी वजह से उसकी जो आयनाइजेशन है वो इजी हो जाएगी और उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो भी स्टेबल होगा। जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ही नहीं होता कि ऑर्थो आइसोमर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एसिडिक हो जाए, उसमें और भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और कुछ टाइम बाजू का कुछ एग्जांपल में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सो ठीक है, सो इन सम केसेस ऑर्थो इफेक्ट इज अनएक्सपेक्टेडली व्हाट वी अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज 40 टाइम्स मोर एसिडिक देन पैरा आइसोमर। उसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है कि ऑर्थो इफेक्ट है, आपके पास यहाँ एक वजह ये भी है कि जब कॉन्जुगेट बेस बनता है इस केस में, तो वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, जैसे कि यहाँ शो किया गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है। आपको पता है नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो 6 मेंबर रिंग है, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है कॉन्जुगेट बेस को, तो जिसकी वजह से ऑर्थो वाला जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे टॉलिक एसिड, जिसकी एग्जांपल मैं पीछे आपको दे भी चुकी हूँ, कि हालांकि है तो ये डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मिथाइल का साइज और कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज बड़ा है, तो वो उसकी वजह से उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा हो जाती है। तो हाँ, ये जो है ये वाली चीजें, ये ऑर्थोटॉल्विक एसिड वाली एग्जांपल जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा से जो है वो एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी। इसी तरह क्लोरो और नाइट्रो में भी रीजन जो है वो आपके पास वही है जो कि लास्ट में आपको बता चुकी हूँ, तो ये कुछ और एग्जांपल्स है, ये भी आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होती क्या है, लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों की जब ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब फिजिकल क्लासेस हुई थी, तो आप लोगों से एक दफा बड़ा डिटेल में इस पे थोड़ी सी बात हुई थी, पहली ही शायद वो मेरी क्लास थी फिजिकली जो ली थी, और उसमें आपसे ये डिस्कशन की थी कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ना चार बातों को फुलफिल करना होता है। पहली बात यह है कि वो साइक्लिक कंपाउंड हो। दूसरी बात यह है कि उसमें तमाम एटम्स की प्लेनैरिटी को प्लेनर हो, प्लेनैरिटी सेम होनी चाहिए, तमाम के तमाम एटम्स की sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद हो, कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन उसमें हो। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो हक्कल रूल को फॉलो करे, यानी 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। सो ये चीज, चार चीजें अगर कोई फुलफिल कर रहा होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। और आप लोग ये जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास डीलोकलाइजेशन की वजह से, रेजोनेंस के फिनोमेना की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है ना। मतलब अगर हम बेंजीन की एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि बेंजीन के रिएक्शन जो है वो इतने इजीली नहीं होते, उसमें एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होते, सब्स्टिट्यूशन तो फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसको हमने एसिडिटी के में किस तरह से एक्सप्लेन करना है, देखो, अगर तो हाइड्रोजन यानी कि यानी कि आयोनाइजेशन के बाद, हाइड्रोजन आयन के रिलीज होने के बाद अगर कोई कंपाउंड एसिडिक यानी कि कोई जो कॉन्जुगेट बेस है, प्रोटॉन की रिलीज होने के बाद उसके अंदर एरोमेटिसिटी का फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब और वो पेरेंट एसिड यानी के में नहीं था, वो कॉन्जुगेट बेस में आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद जो है वो बेसिस वो
एरोमेटिसिटी आ रही है, कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक हो गया एज कंपेयर टू पेरेंट एसिड, तो जाहिर है वो एरोमेटिसिटी अगर कॉन्जुगेट बेस में डेवलप हुई है तो वो तो उसको बहुत स्टेबल कर रहा है, तो उस तरह से वो एसिड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। इसके बरक्स अगर कोई कंपाउंड है और उसका हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद यानी आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक नहीं रहा, तो जाहिर है वो पेरेंट जो था हाइड्रोजन आयन के रिलीज होने से पहले वो उसमें बहुत ज्यादा यानी वो था वो स्टेबल था, लेकिन जब आप में उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो गया तो वो जो कॉन्जुगेट बेस था वो एरोमेटिक नहीं रहा, तो इस केस में एसिडिटी कम होगी। तो एरोमेटिसिटी जो है अगर वो कॉन्जुगेट बेस में आ रही है पेरेंट एसिड में नहीं थी तो फिर तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर कॉन्जुगेट बेस एसिड यानी जो पेरेंट एसिड जो इनिशियली एसिड था वो एरोमेटिक था और हाइड्रोजन आयन के रिलीज के बाद वो एरोमेटिक नहीं रहा, तो इस तरह से एसिडिटी कम होगी, यानी एरोमेटिसिटी जो है वो एसिडिटी कम भी हो सकती है और वहां ज्यादा भी हो सकती है। अब a special case is that of aromaticity, which is a special type of stability exhibited by some conjugated molecules. If the conjugated base is aromatic, this will lead to tremendous increase in acidity relative to similar but non-aromatic molecules. यानी कि अगर conjugate base में aromaticity का factor आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा as compared to those conjugate bases जिसमें आपके पास aromaticity वाला factor नहीं है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये है साइक्लोपेंटेन, इसमें से आपने हाइड्रोजन आयन रिमूव किया, ये जो है वो कॉन्जुगेट बेस बन गया, उसमें एरोमेटिसिटी नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर आपके पास ये एक है साइक्लोपेंटाडाइन, ये जो है अब आप इसमें देखें ये साइक्लिक भी है प्लेनर भी है और इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हक्कल रूल को फुलफिल कर रहे हैं, और जो इसका पेरेंट था यानी साइक्लोपेंटाडाइन जो था वो एरोमेटिक नहीं था लेकिन ये एरोमेटिक है, और इन दोनों को भी अगर आपस में कंपेयर करें तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इसके मुकाबले में 10 रेज टू द पावर 33 टाइम्स ज्यादा होगी, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोपेंटाडाइन है और साइक्लोपेंटेन है, उसकी आप आयनाइजेशन करें तो ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, और ये एरोमेटिक पहले भी नहीं था और अब भी नहीं था, तो इसकी एसिडिटी जो है वो मतलब खास नहीं है। लेकिन इस केस में ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसी लिहाज से इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है और साथ में इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हैं तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एग्जांपल दी गई है, ये मीथेन था, वन बाय वन उसके सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिए गए फिनाइल रिंग से, यानी यहाँ पर से जब ये हाइड्रोजन ब्लैक वाला हाइड्रोजन है ये आपने ये इसलिए छोड़ा है कि इसको लेट सपोज हम रिमूव कर रहे हैं, अब जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो बेचारा कहीं भी नहीं जा सकता अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, वो इसी कार्बन पर लोकलाइज्ड रहेगा। लेकिन जब इस केस में जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक फिनाइल रिंग से, तो ये क्या करेगा कि वो जो जब यहां से हमने ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो यहाँ इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज करके खुद को स्टेबलाइज करेगा। इसलिए मीथेन के मुकाबले में अगर एक हाइड्रोजन को आप फिनाइल रिंग से रिप्लेस कर दें तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अब आपने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एक और फिनाइल रिंग से, जब हाइड्रोजन ये वाला यहां से रिलीज होगा इन केस, और कंजुगेट बेस में क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्ज इधर भी डीलोकलाइज कर सकता है इधर भी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी के जो पोजीशंस है डीलोकलाइज करने के लिए वो आपने बढ़ा दी है तो एसिडिटी मजीद बढ़ जाएगी। इसी तरह लेट सपोज आपने वो एक और हाइड्रोजन को एक और फिनाइल रिंग से भी रिप्लेस कर दिया, अब क्या हुआ, अब तो एसिडिटी को मजीद जो है वो होना चाहिए था लेकिन कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि जब 3 रिंग्स अब आ गई हैं तो अब प्लेनैरिटी का इश्यू आ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, वो हम अभी देखते हैं इधर लिटरेचर में जो लिखा है। So if we can delocalize the negative charge of a conjugate anion onto a oxygen, the anion is more stable and consequently the acid is stronger. Even delocalization onto carbon alone is good if there is enough of it, which is why some highly delocalized hydrocarbons have remarkably low pKs for hydrocarbons.
इंक्रीजिंग द नंबर, क्यों नंबर ऑफ फिनाइल रिंग को बढ़ाने से एसिडिटी पे इतना फर्क नहीं हुआ? So increasing the number of phenyl groups decreases the pKa. This is what we expect since we can delocalize the charge over all the rings. Notice, however, that each successive phenyl ring has less effect on pKa. The first जो पहली रिंग थी उसने pKa को lower किया था by 8 units. The second by 7 units and the third by only 1 unit. यहाँ पे आप देखें, यहाँ 8 यूनिट का फर्क पड़ा, यहाँ 7 का पड़ा, और यहाँ पे सिर्फ 1 का, जैसे जैसे हम एक एक फिनाइल रिंग उसमें ऐड करते गए. इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन द सिस्टम मस्ट बी प्लेनर, जो कि बेसिस, जब आप रेजोनेंस पढ़ते हैं तो ये उसका बेसिक एक रूल है कि उसमें डीलोकलाइजेशन के लिए प्लेनैरिटी का होना बहुत जरूरी है. Three phenyl rings cannot arrange themselves in a plane around one carbon atom because the orthohydrogen, ये है orthohydrogen, clash with each other. They want to occupy the same space and the compound actually adopts a propeller shape where each phenyl ring is slightly twisted relative to the next. यानी ये propeller shape बन जाती है. एंड एक्चुअली तमाम हाइड्रोजन जो ऑर्थो पोजीशन में है वो अपने आप को कुछ इस तरह से रखने की पोजीशन में कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है. सो इसलिए हर फिनाइल रिंग दूसरे के मुकाबले में थोड़ी ट्विस्टेड हो जाती है. यानी एक फिनाइल रिंग अपनी शक्ल इस तरह से कर लेती है ट्विस्ट, दूसरी इस तरह से, ताकि उनमें जो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर है वो कम हो रहा है. उसकी वजह से फिर वो जो डीलोकलाइजेशन के लिए वो जो प्लेनैरिटी होती है ना, वो या तो अब स्टेबिलिटी होगी या प्लेनैरिटी होगी. अब वो प्लेनैरिटी को कंप्रोमाइज कर देता है स्टेबिलिटी के ऊपर, तो वो इतना प्लेनर नहीं रहता, जिसकी वजह से वो जो डीलोकलाइजेशन है वो मुतासिर होती है. So even though complete delocalization is not possible, each phenyl ring does lower the pK because the अब डीलोकलाइजेशन तो उस तरह से पॉसिबल नहीं हुई, लेकिन एसिडिटी में जो फर्क पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये वाला जो कार्बन था इसके साथ नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी बढ़ते गए, जिसकी वजह से वो जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, एक वजह ये भी है कि बढ़ा रहा है. तो एक तो यानी कि जितने जितने इस वाले कार्बन के जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है उसके साथ जितने ज्यादा ऐसे एटम्स अटैच होंगे, जिनकी जो अटैच होंगे, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज्यादा हो, तो वो कॉन्जुगेट बेस को जो है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल करेंगे. So even though complete delocalization is not possible, each phenyl ring does lower the pKa because the sp2 carbon on the ring is electron withdrawing. And if we force the system to be planar, as in the compounds below, the pKa is lowered considerably. देखिए फ्लोरीन की आपके पास एग्जांपल है 22.8 है इन द एनाइन. ठीक है, द होल सिस्टम इज प्लेनर. इस केस में 9 फिनाइल फ्लोरीन, pKa 18.5 in the anion, only the two fused rings can be planar. ठीक है, ये ही प्लेनर होगा, ये इसके साथ प्लेनर नहीं होगा. फ्लोराडाइन pKa 11 in the anion, the whole system is planar. तो और अगर पूरा सिस्टम प्लेनर है तो उसकी pKa वैल्यू और ज्यादा जो है वो कम हो गई. ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास. इसमें साइक्लोपेंटाडाइन है, साइक्लोहेप्टाट्राइन है और ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन है. इसकी पीके 15.5 है. एनाइन जो यानी जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, वो प्लेनर है और वो एरोमेटिक हो जाता है. साइक्लोहेप्टाट्राइन के केस में क्या होता है, एनाइन जो है वो प्लेनर नहीं होता, ना ही वो एरोमेटिक है और ना ही वो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए उसकी एसिडिटी पर कोई खास जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा. इसी तरह आपके पास ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन है. जब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो जो उसका एनाइन होगा, एक तो वो प्लेनर भी होगा, लेकिन उसमें जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी एरोमेटिक हैं, तो इसलिए उसकी एसिडिटी पर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो भी साइक्लिक जो भी उसके साथ हो रहा है वो रूटीन का मैटर चल रहा है, इसलिए देखिए कितनी कम है एसिडिक स्ट्रेंथ. लेकिन इधर देखें 5 मेंबर रिंग है, सिर्फ चूंकि उसमें उसके कॉन्जुगेट बेस में एरोमेटिसिटी आ रही है तो उसकी पीके इतनी कम है. अदरवाइज इन दोनों को आप देख लें. So compare the pKa of cyclopentadiene with that of the cycloheptatriene. The anion of the former has 6 pi electrons which make it isoelectronic with the benzene. Like इसका केस बेंजीन की तरह हो जाता है. The anion of the later one has 8 pi electrons. This one and that जो है ये एक मतलब क्लियरेंस से मैंने लिया है कि 4 एंटी हक्कल रूल यानी
होता है वो अगर वो कोई कंपाउंड ओबे कर रहा है यानी उसमें 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किस तरह से किसी कंपाउंड को कहते हैं। So the cycloheptatrinyl anides does have 4 and pi electrons, but it is not anti-aromatic because it is not planar. However, it certainly is not aromatic either. Of its pK of around 36 is about the same as that of propene. This contrasts with the cyclopropenyl anion, which must be planar since any 3 points define a plane. So now the compound is anti-aromatic, and this is reflected in the very high pKa. Other compounds may become aromatic on losing a proton. We looked up fluorine a few pages back. जो मैंने आपको last slides में दिखाया है. Now you will see that fluorine is acidic because its anion is aromatic 14 pi electrons. ये जो एग्जांपल्स हमने पीछे अभी डिस्कस की थी. सो ये पेपर में सवाल आया था कि साइक्लोपेंटाडाइन इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेप्टाट्राइन एंड साइक्लोप्रोपीन, एक्सप्लेन करना है. और उसकी रीजन आपके पास यही आ जाती है कि वो अक्कल रूल को ओबे करते हुए, एरोमेटिसिटी के सारे पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए, जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आ जाता है वो है हमारे पास जो है वो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट जो है वो किस तरह से, उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. देखिए, जब कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, अब आपका जो सॉल्वेंट है मीडियम के अंदर, वो डिपेंड करता है कि वो आपके कॉन्जुगेट बेस को, वो उसकी नेचर क्या है, वो पोलर है, वो नॉन पोलर है, वो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है या एसिड को, जिसने अभी हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं किया. अगर सॉल्वेंट कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा तो जाहिर सी डेफिनेट सी बात है, वो जितना कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. इसलिए सॉल्वेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है एसिडिटी को बढ़ाने में. So in the absence of a solvent that is in the gas phase, most acids are far weaker than they are in the solution. ठीक है. इन द गैस फेज, यानी गैस फेज में उसकी बड़ा फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्वेंट है वो भी स्टेबिलिटी में उस कंजुगेट बेस की बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है. But for example, in the gas phase, the acetic acid is estimated to have a pKa of about 130. The reason is this: when an acidic acid molecule donates a proton to a water molecule in the gas phase, the ions that are formed are oppositely charged particles and the particles must be separated. For example, this case, गैशियस फेस है, ना इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला है ना इसको, तो उसकी पी के वैल्यू जो है उसका अंदाजा लगा ले. लेकिन यही अगर आप उसको सोल्यूशन में डालेंगे, वो इसको स्टेबलाइज करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. So, in the absence of a solvent, separation is difficult. In solution, solvent molecules surrounded the ions, insulating them from one another, stabilizing them, and making it far easier to separate them than in the gaseous phase. ठीक है, यानी कि उसको सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको और इसको सराउंड कर लेते हैं और एक दूसरे के करीब नहीं आते. उस उधर करीब आएंगे तो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा. लेकिन सॉल्वेंट होगा तो वो इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, इसको स्टेबलाइज कर लेगा और इसके इर्द गिर्द आ जाएगा, तो एक दूसरे से ये आइसोलेट हो जाएंगे. अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा सॉल्वेंट जो सोल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स देने की एबिलिटी रखता है, यानी एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रोटॉन अटैच और वो इजीली उसको दे सकता हो मीडियम के अंदर, उसको हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें हमारे पास ज्यादा अल्कोहल्स वगैरह आते हैं. सो देयरफॉर कैन फॉर्म, और वो हर उसके हेटेरो एटम के साथ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो हाइड्रोजन अटैच होता है, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है. क्या होता है कि किसी प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ एन एसिड and its conjugate base, but they may not stabilize both equally. So the stability of a conjugate base is enhanced if it is solvated to a greater extent than the corresponding acid. So relatively, acidity cannot be predicted solely on the basis of solvation. However, steric factors affecting solvation and the relative order or disorder of the solvent molecules कैन एनहांस और डिक्रीज. नहीं कि कोई मेजर एक ही फैक्टर नहीं है, जैसे कि मैं बार बार आपको कहती हूँ कि एक वक्त में एक से ज्यादा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और हमारे पास नेट इफेक्ट आता है, हर एक अपना उसमें रोल प्ले कर रहा होता है.
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसिटिक एसिड मतलब इथानोइक है, प्रोपानोइक है, ब्यूटानोइक एसिड है, उसकी पीके वैल्यू, अब हम सिर्फ सॉल्वेंट का इफेक्ट देख रहे हैं। सो उसमें क्या है कि जो जो सॉल्वेंट है, मतलब ये है उसकी है, और ये एक आपके पास एक ब्रांच्ड है, उसकी पीके वैल्यू ज्यादा है। सो दिस इज प्रोबेबली एज अ सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन लोअर्स द एनर्जी ऑफ द आयन और उसको स्टेबलाइज करता है। यानी ये आपके पास ये सारे, ये आपके पास ये सिंपल स्ट्रेट चेन थे, ये उसकी चेन है, अनब्रांच्ड है, उसके इर्द गिर्द बड़ी स्पेस है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने उसको सराउंड किया हुआ है। लेकिन अगर उसके पास कोई ब्रांच चेंज होगी तो सॉल्वेंट के लिए स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर उसके लिए आ जाएगा, ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज करेगा, तो उस जो कॉन्जुगेट बेस है सॉल्वेंट के अंदर, उसकी स्टेबलाइजेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे कि यहाँ पे भी उसको बताया गया टर्शी ब्यूटानोल और इथानोल को, कि टर्शी ब्यूटानोल के केस में वो बल्की था, ठीक है, यहाँ से ये पूरा नॉन पोलर था, तो सॉल्वेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट है उसके करीब आना, लेकिन कम मॉलिक्यूल करीब आके उसको स्टेबलाइज करेंगे कॉन्जुगेट बेस को। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल छोटा स्ट्रक्चर आ गया है तो उसको उसके करीब सॉल्वेंट आराम से आ सकते हैं, तो ये स्टीरिक हिंस भी सॉल्वेशन में एक बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्रांचेस हैं उसी तरह, और यहाँ पे ये है, तो जो है ये भी जो है उसका भी, स्टीरिक हिंड्रेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिएगा। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ अब तक हमने जो डिस्कस किए थे मेनली वो हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर के रेफरेंस से किए थे। बाजुकात ऐसा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि हम हाइड्रोजन किसी अदर देन नाइट्रो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है ना, यानी कार्बन के साथ अटैच होता है, वो उसके करीब इर्द गिर्द इतने नेगेटिव ग्रुप अटैच होते हैं कि वो उस हाइड्रोजन को जो कार्बन के साथ इवन अटैच हो तो उसको एसिडिक कह देता है ना। सो अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड्स का मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की विसिनिटी में एडजेसेंट पे कोई ऐसा हाइड्रोजन अटैच होता है जो उसको एसिडिक कर रहा होता है। सो उसमें भी बड़े कुछ इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन में वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और हमें उनका अंदाजा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन स्कीम को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड या ये कौन से एसिड्स होते हैं? दीज आर द एसिड वेयर द प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन रादर देन ऑक्सीजन, एंड इन जनरल दे आर वीकर देन ऑक्सीजन एसिड। जाहिर है, देखो कार्बन एसिड है और एक तरफ ऑक्सीजन एसिड है, वो वीकर क्यों होंगे? क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस बनता है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन जहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। So because carbon is less electronegative, if the negative charge can be delocalized onto more electronegative atoms such as oxygen or nitrogen, the conjugate base will be stabilized and hence the acid will be stronger. फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल एल्केन है, यहाँ आपको पता है उसकी पीके वैल्यू ऑलमोस्ट 50 है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई डिस्टेबलाइजेशन का फैक्टर है और कुछ भी नहीं, कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ अल्केन अल्कीन अल्काइन के केस में तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन रीजन आ जाती है। अब यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन अगर आपने इस कार्बन से रिमूव करना है तो उसके पीछे एक साइनाइड ग्रुप लगा है जो कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और इस कार्बन को वो जो है वो स्टेबलाइज करेगा जब ये कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा। लेकिन फिर यहाँ देखें उसके साथ एक एस्टर ग्रुप अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस भी होगी। जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो डीलोकलाइज कर सकता है इस कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि ये जो ऑक्सीजन है ये तो वाया मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेगा, तो इसलिए उतनी स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे मिथाइल हो तो यहाँ पे अब ये वाला ऑक्सीजन नहीं है जो कि मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा था लोन पे, उधर डीलोकलाइज करता और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बढ़ती। यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इधर उसको डीलोकलाइज करेगा, तो उसकी पी की वैल्यू इस कार्बोनाइल की वजह से बढ़ गई है। अब अगर दो कार्बोनाइल के दरमियान आपके पास ग्रुप अटैच है तो वो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड भी शायद आपने पढ़े हो या पढ़ रहे हो, तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, जैसे दो साइनाइड के दरमियान में आ गया या नाइट्रो के साथ अटैच हो गया। अब आप ये देखें, दो दो एस्टर और दो कार्बोनाइल, इनमें इसकी एसिडिटी ज्यादा है, इसकी इसके मुकाबले में कम है, क्योंकि ये जो अल्कोक्सी ग्रुप इधर अटैच है ये वाया मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं, तो इसलिए इसके मुकाबले में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है।
इसी तरह अगर आपके पास 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच हैं तो इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन रिमूव करना कितना आसान है। यहाँ पे डिफरेंट आपके पास नाइट्रो की एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जा रही है तो क्या उसका किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ पर रोल है। So the acidity of the alpha hydrogen is a result of the influence of the nitro group and the electron attractive inductive group in case of this example, in case of this one. Although a lesser extent than amides, the ester group is also stabilized by the conjugation. In this case, the ethoxide part of the ester is electron releasing, जो मैं बार बार आपको कह रही थी कि एस्टर के केस में जो एल्कोक्सी वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाता है। तो अगर सिंपल कार्बोनाइल है उसके मुकाबले में उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कि यहाँ आपके पास सिर्फ एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो उसकी पीके वैल्यू 13.5 है। यहाँ अब एल्डिहाइड के मुकाबले में यानी यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है, तो उसकी पीके वैल्यू कम है और इसकी ज्यादा हो जाती है। उसमें ये मिथाइल जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इफेक्ट उसका आ जाता है जिसकी वजह से ना। इसी तरह जब आपके पास एस्टर आ जाता है और ये एल्कोक्सी ग्रुप जो है असल में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है वाया मैरिक इफेक्ट, तो वो एसिडिटी को कम कर देता है। लेकिन अगर दोनों साइड पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और सेंटर में है तो वो एसिडिटी को बहुत ज्यादा उस हाइड्रोजन की इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह एल्डिहाइड के मुकाबले में अगर कीटोनिक होगी तो उसकी एसिडिटी इस केस में ज्यादा कम होगी क्योंकि इधर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक तरफ एस्टर है और एक तरफ कीटोन है तो वो इन बिटवीन होगा एस्टर और कीटोनिक के। इसी तरह अगर दोनों साइड पर कीटो एस्टर ग्रुप अटैच है तो और ज्यादा जो है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। ये मेलोनिक एस्टर जो है वो आप लोग को एक्टिव मिथिलीन में भी पढ़ रहे होंगे। सो ये डिफरेंट एसिड्स हैं, कार्बन एसिड्स हम इनको कहते हैं, और उनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी दिखाई गई है और उनकी पीके वैल्यू को बता के उसकी स्टेबिलिटी की जो है पे कमेंट किया गया है। तो इसको जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ये उससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पास्ट पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट है सेकंड लास्ट जो एक टॉपिक है इसमें वो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक हमने ऐसे एसिड डिस्कस किए जिनमें कोई एक एसिडिक हाइड्रोजन था, कोई एक ग्रुप अटैच था। डाइकार्बोक्सिलिक जिसमें 2 एसिडिक ग्रुप, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं, वो हमारे पास एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सो द डायोइक एसिड्स हैव 2 pKa वैल्यूज, वन फॉर ईच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हैं तो उसकी 2 pKa वैल्यूज होंगी। पहली pKa वैल्यू वो जब एक हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज हुआ और दूसरी pKa वैल्यू वो जब दूसरा जो है वो ग्रुप जो है वो आयोनाइज होगा। ठीक है। इन अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल इथेन डाइओइक एसिड है, यानी ऑक्सालिक एसिड है। प्रोपेन डाइओइक एसिड है जो जिसे हम कॉमन नेम जिसका मेलोनिक एसिड है वो देखते हैं। इस केस में आपके पास क्या होता है कि जो पहली pKa वैल्यू होती है वो कम होती है, यानी पहला एसिड हाइड्रोजन, पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी आयनाइजेशन आराम से हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी जब आयनाइज नहीं हुआ तो ये एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, तो एक वाला हाइड्रोजन बड़े आराम से रिमूव हो जाता है। लेकिन जब दूसरे की रिमूव होने की बारी आती है तो अब इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कर रहा है उसकी तरफ, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो वो यूं समझ लें कि एक डोनेटिंग वाला इफेक्ट शो कर रहा है, जिसकी वजह से जो सेकंड हाइड्रोजन का रिमूवल है यानी डायनाइन बनना जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज आ जाना, 2 नेगेटिव चार्ज वो कंजुगेट बेस को ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीके वैल्यू के ये तो के ए वैल्यू है ये आपके पास ज्यादा होगी और सेकंड के ए यानी वैल्यू जो आयनाइजेशन कांस्टेंट की होगी वो बढ़ जाएगी। मैं पी के ए नहीं के ए बता रही हूँ यहाँ पे। So diacids have two dissociation constant K1 for the first dissociation and K2 is for the second dissociation, to give a dianion. So the second carboxylic acid group is much less acidic than the first one because extra energy is required to create a second negative charge close to another mutually repulsive negative charge. So this repulsive effect decreases as the chain gets longer. इसमें हम एरोमेटिक की बात करते हैं, उसमें थैलिक एसिड, आइसोप्थैलिक एसिड और पैराथैलिक एसिड आ जाता है। एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड तो इनकी
एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। फर्स्ट पीके फॉर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड पीके जब दूसरा, तो आप इसमें देखेंगे कि सब में पहली पीके वैल्यू ज्यादा है और सेकंड पीके वैल्यू बढ़ जाती है। उसकी वजह ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई है कि जब एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो इफेक्ट नहीं रहता उसका, जो दूसरे को आयनाइजेशन में पहले एक दूसरे के ऊपर रोल प्ले कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास ऑर्थो और पैरा को आप देखें कि इन ऑर्थोप्थैलिक एसिड देयर इज स्टीरिक इफेक्ट व्हिच मेक्स द रिमूवल ऑफ a proton easy and its anion is stabilized by the intramolecular hydrogen bonding, while in case of paraphthalic acid both these factors are missing, so hence it's a weak acid as compared to the सिंपल थैलिक एसिड। ये कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और इनकी पीके वैल्यूज हैं। और ये एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो काफी दफा क्वेश्चंस में एग्जाम में रिपीट भी हुआ है कि व्हाई मेलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड बट मेलिएट मोनोआइन इज अ वीकर एसिड देन फ्यूमेरेट मोनोआइन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो है वो आप लोगों ने मुझे जवाब बताना है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल है। एक और जो ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास आते हैं नाम, वो है सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड का ये जनरल फॉर्मूला है SO3H और यहाँ पे कोई आर ग्रुप अटैच है। अगर हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करें तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उनसे भी ज्यादा होती है। और जो मोस्ट वाइडली सल्फोनिक एसिड है वो ये है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा TSOH के नाम से लिखा होता है जिसका मतलब ये होता है। सो सल्फोनिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज, क्योंकि अगर आप उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करें जिसमें हमने कहा था कि दो इक्विवेलेंट कॉन्जुगेट बेसिस कैनोनिकल फॉर्म बनती है, तो इस केस में जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो तीन इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं। तीन ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, और तीनों के अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप उसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपैरिजन करें तो उसमें टू इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में क्यों स्ट्रॉन्गर है, तो सल्फोनिक एसिड के केस में तीन इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में टू इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स बनती हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, जिसको सॉल्व करने से आपको जो है वो इसकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये कुछ सल्फोनिक एसिड्स की आपके पास एग्जांपल हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड्स वगैरह। ठीक है, तो ये उनकी कुछ एग्जांपल्स मजीद दी गई हैं। और ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो मैंने आपको बताई है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और दूसरी है सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, के जो कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले में जो सल्फोनेट आयन है उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में है। तो ये कुछ समरी ऑफ द फैक्टर्स है दैट डिटरमिन्स द एसिडिक स्ट्रेंथ है। उसमें एलिमेंट इफेक्ट आ जाता है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, उसमें एलिमेंट इफेक्ट में साइज ऑफ द एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये वाली चीजें आ जाती हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट आता है। तो ये की इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर रहे होते हैं। अब आपके पास कुछ लेट्स डू सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टू प्रूव योरसेल्फ बेस्ट। तो ये आपके पास, आपको पता है कि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ तो उनकी सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जिसमें आपको ऑर्डर बताया गया है, रीजनिंग आपने खुद लिखनी है कि इसकी क्या वजह है। सो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं उसके। और यहाँ अगर आप समझते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे पता चले कि मुझे ये याद हुआ या नहीं, तो ये जो है ना ये आपको करनी पड़ेगी। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो उनका सोल्यूशन नहीं है, तो इसके साथ सोल्यूशन है या जिनके साथ सोल्यूशन नहीं है इसको करें। मेरी तरफ से जो एसिडिटी वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह हम जो है वो बेसिसिटी स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिडिटी। अल्लाह हाफिज।